हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत वन लाइनर जीएस का फिजिक्स का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। तो हम चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है इलास्टिसिटी। तो बेसिकली इलास्टिसिटी क्या होता है? देखो, सपोज़ कीजिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी बॉडी कितनी इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी का हम डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो देखो, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हमको डिफॉर्मिंग फोर्स समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो देखो, विच फोर्स इज टर्म इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन द अकाउंट ऑफ विच इट्स साइज एंड शेप बोथ चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। देखो क्या होता है कि सपोज़ कीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है ए, इसमें आपने अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये क्या होगी? बॉडी डिफॉर्म होगी। डिफॉर्म मतलब क्या होना? इसका शेप साइज़ चेंज होगा। सपोज़ कि ये थी बॉडी, आपने इसमें ए फोर्स लगाया तो इसका शेप क्या होगा? चेंज होगा। सपोज़ कि इससे ये हो गया उसका शेप। पहले क्या था? सपोज़ कि एक्स था, अब क्या हो गया? एक्स डेस। तो आपने ये जो फोर्स लगाया है बाहर से इस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए। डिफॉर्म मतलब क्या? या तो आपने उसका शेप और शेप कुछ चेंज हुआ फोर्स लगाने से, तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अब हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी बॉडी को डिफ़ॉर्म करते हैं, फोर्स लगा कर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा कर डिफ़ॉर्म करते हैं, तो वो जो बॉडी है वो अपने आप को ट्राई करती है ओरिजिनल जो अपनी पोजीशन थी या फिर ओरिजिनल जैसी वो थी उसको गेन करने की कोशिश करती है। उस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। एग्जांपल लीजिए, देखो रबर को जो आपने क्या करा होगा, एक रबर है, रबर आता है जो इलास्टिक रबर रहता है ना, उसको आप जब खींचते हैं तो वो क्या ट्राई करता है? सपोज़ कि यहाँ से आपने खींचा, उसको यहाँ तक ले गया, तो वो क्या ट्राई करता है? वापस यहाँ पे आने का। सिमिलरली आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो वापस वहीं कहाँ जाती है? उसी की पोजीशन पर आने की कोशिश करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इन सिंपल टर्म हम बोल सकते हैं कि वह प्रॉपर्टी बॉडी की जो उसको अपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में मदद करती है, वही प्रॉपर्टी जो होती है उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, अमंग द स्टील वैक्स इन क्ले विच वन इज़ द इलास्टिक बॉडी। देखो, अभी हमने क्या समझा था? इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कि वह टेंडेंसी जो उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने में मदद करे वो इलास्टिसिटी है। अब ये पूछ रहा है कि अगर स्टील वैक्स और क्ले को कंपेयर करें तो कौन से ज़्यादा इलास्टिक होगा। अब क्या होगा? देखो, जो स्टील रहता है, ये सपोज़ कीजिए स्टील है, स्टील की एक रोड है, इसको आप अगर फोर्स लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा इसको डिफॉर्म करने के लिए, पर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन वापस से रिगेन कर लेगा। वहीं पर अगर आपने सपोज कीजिए वैक्स और क्ले है, सपोज़ कीजिए ये क्ले है, इसको आपने अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और ये क्या वापस जुड़ जाएगी क्या? नहीं। मतलब ये वापस उसकी पोजीशन पर आ जाएगी क्या? नहीं। तो इसी कारण जो स्टील है ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वी कैन से हाईएस्ट इलास्टिक बॉडी। कौन सी? स्टील। वैक्स और क्ले में से कौन? स्टील। तो आपको समझ में आ गया। अब हमको कंपेयर करना है रबर, आयरन और आइवोरी। तो कौन सा होगा? देखो, रबर जो रहता है वो ओरिजिनल पोजीशन पे तो आ जाता है, पर उसमें अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें, आप इसको ऊपर से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप व्यू से देखें तो रबर भी जो है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाएगा या फिर थोड़ा जितना था उससे बढ़ जाएगा। पर वहीं आप आयरन की बात करूँगा तो उसको बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। उतने ही फोर्स में अगर हमने रबर पे फोर्स लगा तो रबर्स क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। पर क्या आयरन होगा? नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? रबर से ज़्यादा कौन सा है? अब आयरन है। और आयरन और आइवरी में कंपेयर करते हैं। देखो, आइवरी क्या होता है? जो एलिफेंट का तीत रहता है उसी को हम आइवरी बोलते हैं। जो मटेरियल से तीत बना रहता है उसी को हम आइवरी बोलते हैं। तो आयरन और आइवरी में से किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है? आइवरी का। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा किसकी इलास्टिसिटी थी? आइवरी। मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से अगर आप तीनों को एक ABC तीनों ले लेंगे थोड़ा सिंपल तौर पे, तो सबसे ज़्यादा अगर आपने तीनों में इक्वल फोर्स लगाया, देखो क्या हुआ, ये है जो आयरन, ये रबर है, ये आयरन है, ये आइवरी है। आपने सपोज कर इस पर भी 5 न्यूटन फोर्स लगा, इस पर भी 5 न्यूटन फोर्स लगा, इस पर भी 5 न्यूटन फोर्स लगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा और जल्दी अपनी प्रॉपर्टी रिगेन अपनी पोजीशन रिगेन कौन करेगा? आइवरी करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी है? आइवरी की है। नेक्स्ट, वाई स्टील इज़ कंसिडर्ड इलास्टिक देन रबर। देखो, आपने देखा होगा, सपोज कि ये रबर है, ये स्टील की रोड है,
तो आप तो देखते होंगे कि आपने सुना है कि इलास्टिसिटी मतलब तो ये होता है कि हमने खींचा और वो इलास्टिक हो रहा है, कि नहीं, फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब कुछ और होता है। तो ये बोल रहा है, ये सपोज़ कि ये रबर है और ये स्टील है, तो इन दोनों में से स्टील मोर इलास्टिक क्यों है? देखो सपोज़ कीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स रबर में लगाया और इसकी कैपेसिटी थी 8 न्यूटन, इतनी थी 8 न्यूटन, और आपने लगा दिया 10 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, और सेम फ्यूस फोर्स आपने 10 न्यूटन ही किस पे लगा, स्टील पे, जिसमें क्या होगा, ये हार्डली ये कुछ एलोंगेटेड होगा। मतलब क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन पे रिमेन सेम है। तो और आपने फोर्स करने लगाया दोनों में 10 न्यूटन का, और अपने पोजीशन में कौन है, ये, और ये तो ब्रेक हो गया। तो इसके कारण कौन ज़्यादा इलास्टिक हुआ, स्टील ज़्यादा इलास्टिक हुआ एज़ कम्पेयर टू रबर। So which is more elastic than rubber? Steel is more elastic than rubber. Next, which body remains in deformed shape even after the removal of deforming force? देखो अभी हमने क्या पढ़ा, डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो हम बॉडी पे लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होती है। सिमिलरली ऐसी कौन सी बॉडी जिस पे हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दें तो वो ऐसे की ऐसी रहेगी, वो उसकी पोजीशन पे नहीं आएगी, तो वो कौन सी होती है, प्लास्टिक बॉडी। इसको एग्जांपल पे ऐसे लीजिए, आपने एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसको आपने प्रेस किया 10 न्यूटन के फोर्स से और वो ब्रेक हो गया और यहाँ पे आ गया, तो क्या वापस अपना प्लास्टिक का वो जुड़ के ऐसा सेम बन जाएगा कि आपका फोर्स हटाने के बाद डिफॉर्मिंग नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक बॉडी पे अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो ऐसी ही रह जाती है, वापस रिगेन उसके पोजीशन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म बॉडी कॉल्ड स्ट्रेस। देखो ये एक बॉडी है, आपने इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया है, इसके कारण ये क्या होगी, डिफॉर्म होगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक फोर्स जो अंदर से लगेगा वो इसको रीगेन अपनी पोजीशन करवाने के लिए रीगेन करेगा, वो कोशिश करेगा कि ये वापस उसी पोजीशन पर चले आए। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस को हम बोल सकते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स, ये बॉडी है, एक इस पर फोर्स लगाने वाले अपने ना डिफॉर्मिंग फोर्स, कौन सा, ये वाला डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का काम क्या होता है, ये बॉडी है, इसमें आपने फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग, ये क्या करता है, शेप चेंज करता है। एक इंटरनल फोर्स लगता है जो उस बॉडी को वापस अपनी पोजीशन में लाने में मदद करता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मतलब कुछ नहीं है, एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। नेक्स्ट, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन मीन्स क्वांटिटी ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर। देखो द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर मतलब जैसी बॉडी का मटेरियल है उसी पर डिपेंड करेगा ना। बॉडी अगर रबर की बनी है, स्टील की बनी है, डायमंड की बनी है, किस मटेरियल से बनी है वायर, उसी पे क्या डिपेंड करता है, स्ट्रेस डिपेंड करता है। सबकी स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है, आयरन की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, तो किस पर डिपेंड करता है, अल्टीमेटली मटेरियल पे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिग्रेशन टू द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन कॉल्ड स्ट्रेन। देखो क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सपोज करिए एग्जाम के लिए, एक था लेंथ, एक रोड है लेंथ 10 मीटर की, और आपने इसको एक फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसके कारण ये हो गई 12 मीटर। पहले कितनी थी, 10 मीटर, अब कितनी हो गई, 12 मीटर। तो कितने का चेंज आया, 2 मीटर का। तो स्ट्रेन क्या बोलता है, चेंज इन डायमेंशन। तो डायमेंशन में कितना चेंज आया, 2 मीटर का, और ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, 10। तो 1/5 क्या हो गया उसका, स्ट्रेन हो गया। तो इन सिंपल डेफिनेशन से स्ट्रेस कुछ नहीं है, बस एक रेशियो है, चेंज इन डायमेंशन, जो चेंज हुआ डायमेंशन में अपन ओरिजिनल जो डायमेंशन था उसको रेशियो अगर हम निकालते हैं उसी को हम बोलते थे स्ट्रेन। नेक्स्ट, अमंग द हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी और हाई रिजिडिटी विच वन इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। हाई कंप्रेसिबिलिटी, देखो क्या होता है, ये सपोज कीजिए एक आयरन की रोड है, किसकी, सॉलिड की बनी हुई एक आयरन की रोड है, तो क्या इसकी डेंसिटी हाई होगी, क्या होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। क्या ये हाई रिजिडिटी होगा, मतलब क्या रिजिडिटी का, कि इसको ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, रिजिड होगा, रिजिड बोलते हैं ना, रिजिड पना होता है जिसमें रिजिड, तो क्या है, रिजिड होगा, बिल्कुल होगा। पर क्या ये हाई कंप्रेसिबल होगा, हाई कंप्रेसिबल मतलब हो गया कि सपोज़ कीजिए आपने ज़रा सा फोर्स लगा और ये ऐसा हो गया, तो क्या मेटल में, सॉलिड में ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। हाई कंप्रेसिबल होता है क्या सॉलिड, नहीं होता है। हाँ, और अब सॉलिड की जगह गैस की बात करते हैं, अगर गैस सपोज़ कीजिए गैस है, इसको आपने कंप्रेस करा तो हाँ हो सकता है ये इतना हो जाए, इस एरिया में भी आ जाए, तो गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। पर क्या सॉलिड हाईली कंप्रेसिबल है, नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया, हाई कंप्रेसिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट देखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो जो स्ट्रेन पहले ही पढ़ी है, विच लॉ
स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय बॉडी। कौन सा हुआ ये? हुक्स लॉ। मतलब क्या हुआ इसका? जो स्ट्रेस है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है, वो अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन के। यही है हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना कि विद इन द इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नाउ द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच लॉ? किस पे करता है वो? हुक्स लॉ पे। देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में बैग नापने के लिए या फिर सिलेंडर नापने के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इस टाइप का एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। वेट नापने के लिए इस टाइप का हुक रहता है उसमें। आप यहाँ पे बैग टांगते हो तो आपको यहाँ पे वेट में आ जाता है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो। इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है? हुक्स लॉ। कौन सा प्रिंसिपल होता है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट? देखो स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस क्या होता है? एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अगर वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लेंथ में चेंज आ रहा तो क्या लेंथ में चेंज आ रहा तो वो क्या बोलेंगे उसको हम? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? देखो स्ट्रेन मतलब क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम बोलते हैं उसको चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो जो आता है एक ऑब्जेक्ट आता है, मतलब को हम बोलते एक क्वांटिटी आती है, उसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट, फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी व्हाट इज़ द यंग्स मॉड्यूलस? देखो क्या होता है यंग मॉड्यूलस, अभी हमने पढ़ा क्या होता है यंग मॉड्यूलस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये एल ऊपर जाएगा तो एल ऐसा हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है? परफेक्टली रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है? परफेक्टली रिजिड मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसी को रिजिड बोलते हैं ना, जो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टू डिफॉर्म हो। मतलब उसमें चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इसके नीचे हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं? ज़ीरो। एनीथिंग ज़ीरो, एनीथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यंग मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी? अभी हमने देखा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मतलब क्या होगा? यंग मॉड्यूलस क्या होता है? एस अपॉन डेल एल अपॉन एल। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मतलब क्या है? उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। मतलब इसको हम आइडियल कंडीशन में ले तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी तक चेंज आ जाएगा। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ कॉल्ड द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट? अभी हमने क्या पढ़ा था? यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम पढ़ने वाले बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो कुछ नहीं है वहाँ पे, क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। अब हम यहाँ पे भी रेशियो ही लेंगे, पर यहाँ किसका रेशियो आ जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कुछ नहीं है, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यही क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर बल्क मॉड्यूलस निकालें हम तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन डेल वी इंटू वी। नेक्स्ट देखो व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी? देखो अभी हमने पढ़ा बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हम बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल निकाल दें कि वन अपॉन बल्क मॉड्यूलस, तो वो क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि कितना एक बॉडी कितनी ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है। अगर हम बोले कि मेटल इज़ हाईली कंप्रेसिबल तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि मेटल इज़ वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी। गैस इज़ हाईली कंप्रेसिबल। तो देखो फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी व्हाट इज़ द बल्क मॉड्यूलस? अभी हमने पढ़ा बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन डेल वी इंटू वी। अब देखो परफेक्टली रिजिड मतलब बॉडी क्या होगा? परफेक्टली रिजिड मतलब जिसको अपन डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या हो? डेल वी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब उसमें वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो बल्क मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं अब हम। देखो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा, बल्क मॉड्यूलस पढ़ा। अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या होता है समझो। देखो ये भी एक रेशियो ही है, हर चीज़ में रेशियो ही आ रहा है। इसमें क्या आ गया? सियरिंग स्ट्रेस अपॉन सियरिंग स्ट्रेन। देखो यंग मॉड्यूलस में हमने क्या पढ़ा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस में नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सिमिलरली अगर हम रेशियो निकालें सियरिंग स्ट्रेस अपॉन सियरिंग स्ट्रेन, तब होता है मॉड्यूलस ऑफ
रिजिडिटी। अभी शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस तो स्ट्रेस होता है, अगर हम ऐसा स्ट्रेस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जिससे शियर में चेंज आ रहा हो, शियर क्या होता है? एंगल में चेंज आ रहा हो, तो हम बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेस। और चेंज इन डायमेंशन अगर एंगल में होता है तो हम उसको बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेन। एग्जांपल लीजिए, देखो एक बॉडी ये थी, इसमें आपने फोर्स लगाया तो वो ऐसा हो गया। देखो इसका वॉल्यूम क्या सेम ही है, पहले जो था वॉल्यूम, लेंथ भी क्या सेम है, पर चेंज क्या हुआ? एंगल चेंज हो गया। पहले ये क्या था 90 डिग्री, अब क्या हो गया? जो वट एवर हो गया, ये क्या हो गया? चेंज हो गया एंगल में। एंगल चेंज होने के लिए जो फोर्स लगाता है एंड अंदर से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस, और जो चेंज होता है एंगल में उसको हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेंथ। तो उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखो क्या लिखा, फॉर ए लिक्विड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के डेफिनेशन में कि शियरिंग स्ट्रेन अपॉन शियरिंग स्ट्रेन मतलब क्या? चेंज इन एंगल। सपोज कि ये लिक्विड है तो इसको आप प्रेस कर रहे हैं, तो क्या लिक्विड ऐसा हो जाएगा कि दिखने में ऐसा लग रहा है? नहीं, ये पूरा का पूरा मूव करने लगेगा। या तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, वो जो है शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? ज़ीरो, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। नाउ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? देखो क्या हो जाएगा? पॉइजनस रेशियो। एक रेशियो होता है पॉइजनस रेशियो, उसका डेफिनेशन है लेटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइजनस रेशियो। अब ये लेटरल स्ट्रेंथ क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ तो आपको पता है। तो लेटरल स्ट्रेंथ मतलब कुछ नहीं होता, चेंज ऑफ, अच्छा रेशियो अपन अगर निकाले चेंज ऑफ रेडियस का ओरिजिनल रेडियस, उसी को हम बोल देते हैं लेटरल स्ट्रेंथ। समझिए, पॉइजनस रेशियो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेंथ अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ क्या था? चेंज इन लेन अपॉन ओरिजिनल लेन। सिमिलरली अगर हम लेटरल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें कुछ नहीं हो जाएगा, चेंज इन रेडियस अपॉन चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, तो वो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं पॉइजनस रेशियो। नाउ थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है? देखो, व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब क्या हुआ? ये एक टाइप का क्या है? फोर्स ही है। अब ये फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब सपोज कीजिए ये सरफेस है, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। सपोज़ कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, उस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको हम नाम देते हैं थ्रस्ट। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाएगी? न्यूटन क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये भी तो एक फोर्स ही है, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, तो थ्रस्ट की भी क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। हम नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड। यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रेशर की डेफिनेशन दे रखी है। प्रेशर आप लोगों को पता क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो है ही बोल रहा, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। क्या लिखा? वाई इट इज़ ईजी टू बस्ट अ गैस फिल्ड बलून विद द नीडल देन विद द नेल। देखो क्या होता है, गैस फील्ड बलून है तो ये इजी क्यों होता है नीडल से फोड़ने में, नेल की जगह। अब नीडल क्या होती है? नीडल बहुत तीखी होती है, आपने देखा होगा नीडल इस टाइप की होती है, पर नेल क्या होती है? नेल कुछ इस तरह की दिखती है। और नीडल्स क्या होती है? बहुत ही पतली होती है, मतलब नेल जो है नीडल से भी पतली होती है। अभी हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अब जो नीडल है उसका एरिया क्या है? बहुत कम है। अगर ये क्वांटिटी बहुत कम है तो ये क्वांटिटी कितनी है? प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो लगेगा, पर नेल का जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है तो प्रेशर क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। ये एरिया बड़ा है तो ये कम होगा, इसी के कारण जो अपना नीडल है उससे जो बलून है वो ईजिली ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एरिया क्या है? बहुत कम है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझिए। ये एप्पल है, ये नाइफ़ है। अगर आप एप्पल को नाइफ़ से काटेंगे तो ईज़िली कट जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइफ़ का जो एरिया है, सामने देखा होगा आपने, ऐसा तीखा तीखा है, एरिया बहुत कम है, तो मतलब उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब उसी नाइफ़ को आप समझिए कि स्टील की रोड लेकर आते हैं, स्टील की रोड से काटेंगे तो क्या कटेगा? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आपने एरिया क्या, उसका एरिया बढ़ा दिया है। अगर नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, मतलब प्रेशर कम लगेगा, इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट, हेवी व्हीकल जो रहते हैं, वाई द हेवी टायर्स ऑफ हेवी व्हीकल आर ब्रोडन टू रिड्यूस प्रेशर। आपने देखा होगा ट्रक जो रहता है उसमें दो दो टायर लगा रहते हैं। जो टायर ऑफ हेवी व्हीकल का ब्रोडन मतलब क्या हुआ? एक टायर फिर एक टायर नीचे देखा होगा ना, ट्रक में देखा होगा तो इस टाइप से दो दो तीन तीन टायर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या करते हैं? प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो वो क्या करते हैं? टायर लगा लगा के एरिया को जो है अर्थ से जो एरिया कॉन्टेक्ट में है उसको बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है? प्रेशर कम होता है।
ये अगर एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या होगा, ज़मीन पे प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। सिमिलरली आप एग्जांपल लीजिए टैंक का, आर्मी का टैंक आपने देखा होगा इस टाइप से रहता है। तो उसमें जो वो नीचे का एरिया रहता है आपने देखा होगा बहुत ब्रॉड रहते हैं उसके टायर, चेन में चेन लगी रहती है। वो टायर भी तो लगा सकते हो, उसमें चेन क्यों लगाते हैं, ताकि जो है प्रेशर उसमें कम हो जाए। अगर हम प्रेशर कम नहीं करेंगे तो टैंक लड़ाई में जाएगा तो जो मड रहती है, मडी एरिया में क्या हो जाएगा, नीचे दब जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत है। तो उसी प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एरिया बढ़ा दें। अब एरिया कैसे बढ़ाएं, तो एरिया बढ़ाने के लिए, एक एरिया फॉन्टिक बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे एक चेन टाइप का इससे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, एरिया जो है बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो हेवी व्हीकल में प्रेशर कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ाते हैं टायर बढ़ाने से। अब नेक्स्ट है डेंसिटी की डेफिनेशन। देखो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब क्या हुआ, एक रेशियो अगर हम निकालें मास और वॉल्यूम का, उसी का नाम होता है डेंसिटी। सपोज़ कि ये एक बॉडी है, इसका मास है m1 और इसका वॉल्यूम है v1। तो इसका अगर हम रेशियो निकालें मास और वॉल्यूम का, उसी का हम बोलते हैं डेंसिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व कितना है एक बॉडी का पर्टिकुलर। नाउ हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मटेरियल गेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर। क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। देखो डिक्रीज़ क्या होगा, देखो क्या होता है कि सपोज़ कीजिए एक मटेरियल है और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर आपने इस बॉडी को क्या करा, इस बॉडी को आपने हीट करा तो ये बॉडी क्या होगी, एक्सपांड होगी। सपोज़ कीजिए पहले ये बॉडी थी, इसमें T1 आपने टेम्परेचर दिया तो एक बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सपांड होगी। एक्सपांड होना मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता, मास बाय वॉल्यूम। अगर आपने इस वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यही यहाँ पे दे रखा है। अब ना नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। कुछ नहीं है, ये कंपैरिजन करने के लिए है कि एक पर्टिकुलर बॉडी की और डेंसिटी दूसरी बॉडी की डेंसिटी से कम है ज़्यादा, इस टाइप को हम अगर मेज़र करते हैं तो क्या उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होता है, एक रेशियो होता है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी आपको जो मेज़र करना हो उसकी डेंसिटी मेज़र करना, कंपेयर करना, वो एक ही करना सपोज़ कीजिए। उसको अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस रेशियो को ही हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे 4 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि जो 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है, इसलिए हम क्या लेंगे, 4 डिग्री। तो अगर इसको रेशियो को निकाल ले तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या इसकी यूनिट होगी, नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी भी सेम, नीचे वाली को सेम है, तो कैंसिल ईच अदर कर देंगे। सो बेसिकली देयर इज़ नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेस। क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। सपोज़ कीजिए एक वाटर था, एक रेड इसमें वाटर भरा हुआ है। अभी ये वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो ये क्या होगा, अभी एक्सपांड है। इसको आपने क्या करा, फ्रीज करा, मतलब क्या करा, कोल्ड ठंडा करा, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। आपस में इसके जो मॉलिक्यूल है पास पास आते रहेंगे। अगर ये पास पास आ रहे हैं मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। मतलब क्या हुआ इसका, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। देखो, व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेस, डिक्रीज। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ये होता, अभी वाटर के एक्सपांशन था, आपने फ्रीज करा तो वाटर सिकुड़ गया। मतलब क्या हुआ, पहले एक वाटर इतने में आ रहा था समझिए, अब वाटर इतने में आ रहा। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम क्या डिक्रीज़ हो गई। वॉल्यूम जो है उसकी पहले इतना था, अब इतना कम आ रहा है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ आइस, कितनी होती है, 0.9 GCC। सो देखो डेंसिटी, जैसे कि सपोज कीजिए एक आपने देखा होगा कि ये वो मतलब देखा आपने फ्रिज में जो आइस क्यूब रहते हैं उसमें हम वाटर जमा करते हैं, तो जो वाटर रहता है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है। तो एक्चुअली जब वाटर जमता है तो वो एक्सपांड करता है, थोड़ा सा एक्सपांड करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपांड नहीं करता। तो एक्सपांशन के कारण क्या होता है, थोड़ा सा एरिया जो बढ़ जाता है, कम नहीं होता। इसके लिए कारण क्या, डेंसिटी डिक्रीज ही होगी, सही दे रखा है। देखो डेंसिटी, एक और बात समझिए, जब समझिए वाटर है, इसको आप अपन ने देखा होगा ठंड में इसको जमा कर देते हैं फ्रिज में, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा बाहर वॉल पे भी आने लग जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसका एरिया जो बढ़ रहा है। अब डेंसिटी तो होता ही मास बाय वॉल्यूम में, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, ये एरिया बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ आइस दिस। देखो, इफ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, हाउ विल डेंसिटी गेट्स अफेक्टेड।
रिमेन अनचेंज। सपोज कीजिए एक गिलास है, इसमें एक गिलास में इतना पानी भरा हुआ है, इसकी एक पर्टिकुलर डेंसिटी थी, आपने इतना पानी कम कर दिया, इतना पानी बचा, तो उसकी क्या डेंसिटी कम हो जाएगी? क्या नहीं होगी, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना। पानी कम हुआ, डेंसिटी कम थोड़ी हुई है। तो आप अगर किसी क्वांटिटी को चेंज करते हो तो क्या डेंसिटी में फ़र्क आएगा? नहीं आएगा। अब नेक्स्ट होगा प्रेशर इन अ लिक्विड। देखो प्रेशर क्या होता है, अब अगर प्रेशर ने लिक्विड में मेजर करता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? रो जी एच। मतलब इस इन तीनों चीज़ पे लिक्विड का प्रेशर डिपेंड करता है। ये रो क्या है? डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट, इन तीनों चीज़ों पे। नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम इंक्रीजेस, व्हाट विल बी द चेंज इन द प्रेशर? प्रेशर विल क्या होगा? इंक्रीज। एग्जाम्पल लीजिए, एक कॉलम है, यहाँ पे अपने 5 रुपये या फिर आप ही खड़े हो यहाँ पे, और आपके ऊपर वाटर इतना है, तो आपके ऊपर क्या एक प्रेशर लगेगा, इस पानी आपके ऊपर जो पानी उसके कारण एक प्रेशर दबाव फील होगा। अगर मैं इस पानी को और बढ़ाता हूँ तो आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ते जाएगा, क्योंकि इतना इतना वाटर का प्रेशर और आप पे बढ़ जाएगा। तो उसी बोल रहे हैं कि हमने पहले अगर यहाँ पे हाइट बढ़ा दी वाटर कॉलम की तो प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। वाई ए डीप सी ड्राइवर में हर्ट हिज ईयरडम ड्यूरिंग द ड्राइविंग? क्यों? क्योंकि नीचे अगर डीप सी ड्राइवर तो नीचे रहता है, ऐसा तैरता रहता, उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर आप लगाएंगे पानी का, शीप डीप ओशन का, तो उसकी ईयर ड्रम जो बहुत नाजुक है वो फटने के चांसेस है। तो ईयर ड्रम क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि हाई वाटर प्रेशर। नेक्स्ट, वाई बॉडी ऑफ सिक्योरिटी एनिमल आर फ्लैटेंड? क्यों? टू रेजिस्ट द वाटर प्रेशर। देखो जब वाटर मोड एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनकी बॉडी तो आपने देखो थोड़ी फ्लैट फ्लैट टाइप की रहती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, वो अपना एरिया बढ़ा देते हैं, तो जो ऊपर का ये जो प्रेशर, पानी का जो प्रेशर है वो क्या होता है? कम लगता है। इसलिए उनकी बॉडी जो है फ्लैटेंड रहती है थोड़ी। ऑन व्हाट फैक्टर द प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड? किस पे? डेंसिटी, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने पढ़ा था रो जी एच, डेंसिटी, हाइट, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन चीज़ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं होता है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे आप खड़े हो, अर्थ एक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें एयर होती है। सिमिलरली जब आपको वाटर प्रेशर लगता है, आप डीप नीचे हो, यहाँ पे आपको इतना डीप में हो और ऊपर जो वाटर प्रेशर लग रहा है, किसके कारण? वाटर के कारण। यहाँ पे एयर होती है, उसी एयर के कारण जो आपके ऊपर नीचे एक प्रेशर आ रहा है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब प्रेशर क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको डेफिनेशन क्या होती है? मतलब वन एटमॉस्फेरिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वन एटमॉस्फेरिक किसके बराबर होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 7 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसी को हम बोलते हैं वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 7 mm मर्क्यूरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब सपोज़ कि एक मर्क्यूरी कॉलम आपने यहाँ पर 7 8 60 60 mm का एक मर्क्यूरी कॉलम, और 0 डिग्री पे जो प्रेशर यहाँ पे वो कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे? एग्जर्ट कर रहा है, उसी को हम डिफाइन करते हैं वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कौन सा? बैरोमीटर। एक बैरोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, वाई डू वी नॉट एक्सपीरियंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ड्यू टू द ब्लड प्रेशर इन बॉडी। देखो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर हाई होता है वो अर्थ सरफेस के पास में होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे एयर बढ़ती जाएगी, मतलब एयर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा। सपोज़ कि हम यहाँ एक लेयर लेते हैं, यहाँ पे एक लेयर एक यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर कम होगी, फिर आप गए, फिर एक एयर बढ़ गई, फिर एयर बढ़ गई, तो एयर बढ़ती जा रही, तो आप पे जो है आप यहाँ पे खड़े हो उसमें आपको प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लग रहा है? अर्थ सरफेस पे। तो ऐसा फिर अगर सबसे ज़्यादा अर्थ सर पे प्रेशर लगता है तो हमारी बॉडी फट क्यों नहीं आती? फट जाना चाहिए। क्यों हमारी बॉडी फटती? इसलिए नहीं क्योंकि हम इंटरनल प्रेशर भी होता है हमारे पास। हमारे जो ब्लड है वो एक बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, एक प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, एक ऊपर से लग रहा है अंदर की तरफ, तो वो दोनों प्रेशर जो होते हैं बैलेंस कर लेते हैं ईच अदर, और हम इसलिए हमारी बॉडी को नो हार्म इज सीन इन अवर बॉडी। नेक्स्ट, वाई नोज ब्लीडिंग स्टार्ट एट द हाई एल्टीट्यूड? ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज कीजिए एक माउंटेन है, ये एक अर्थ सरफेस है, यहाँ पे तो आपकी बॉडी को पता है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा, तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट करते, इसके कारण बैलेंस हो जाता है। और आप एक माउंटेन पे चढ़े, अब यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थ क्योंकि सरफेस पे प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है, यहाँ पे एयर वॉल्यूम जो एयर का वॉल्यूम है कम हो जाएगा, तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर भी
कम हो जाएगा। पर आपकी बॉडी को तो कितनी आदत है कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रेशर अर्थ के सरफेस पे आ रहा, तो वो क्या करेगी, वो तो उसी लेवल पे वो मतलब अंदर से एक और प्रेशर क्रिएट करेगी। अब यहाँ पे इतना प्रेशर रिक्वायर नहीं है जितना यहाँ पे रिक्वायर में। इसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड क्या आउटफ्लो होगा, तो आपको क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे ग्राउंड में 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा था, 10 पास्कल का प्रेशर आपकी बॉडी क्रिएट कर रही थी और ऊपर से 10 को, तो यहाँ पे तो बैलेंस था। अब ऊपर जाएंगे तो 10 की जगह क्या हो गया 8 पास्कल, पर आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो तो डिफाइंड है, तो वो अंदर से 10 पास्कल का प्रेशर लगाएगी तो 2 प्रेशर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो थोड़ा सा फिर आपका वो बैलेंस करने के लिए ब्लड क्या होगा, बाहर आने लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट पास्कल्स लॉ। देखो पास्कल्स लॉ क्या होता है, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ फ्लूइड द प्रेशर change is transmitted to every part of the fluid without any loss, which explain this law, Pascal's law। देखो क्या होता है, सपोज कीजिए जो एक ये लिक्विड कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड भरा है, तो इसका कहने का मतलब है कि जितना प्रेशर सपोज कीजिए आपने यहाँ पे लगाया, तो वही प्रेशर इक्वल प्रेशर पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इसको समझिएगा। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिंपल सा कंसेप्ट है, सपोज कीजिए ये एक टैंक है, इसमें क्या लिक्विड भरा हुआ है, ये पिस्टन है, और यहाँ पे कार रखी है आपने, कार। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल होल है, आपने यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा रखा है, सपोज कीजिए एक पिस्टन है, आपने इस पिस्टन को प्रेस किया यहाँ से, तो वो यहाँ तक गया। अब ये जो प्रेशर है ये पूरी बॉडी में पूरी मतलब लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा प्रेशर, तो यहाँ पे भी वही प्रेशर लगेगा, तो इसके कारण पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो कार क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। यही कंसेप्ट का यूज़ होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाइड्रोलिक ब्रेक में भी आपने देखा होगा, आप सपोज़ कीजिए यहाँ से ब्रेक लगाते हैं, यहाँ से आपका पैर है ये, आपने इसमें ब्रेक लगाया, आपने ज़रा सा प्रेशर लगाया, पर आगे जाके ये ब्रेक ऑयल है और ये पाइप है, वह प्रेशर आगे जाके यहाँ पे ये आपका टायर है, वो प्रेशर उससे स्मॉल प्रेशर लगाया, वही प्रेशर आके यहाँ पे इस टायर को दबाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। तो ये ब्रेक लगाना या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट, उस पर डिपेंड करता है पास्कल्स लॉ पे, जो क्या बोलता है कि आपने प्रेशर कितना भी लगाया एक बॉडी में, वही प्रेशर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एवरीवेयर। नेक्स्ट बोयेंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। देखो नेम द अपवर्ड फोर्स विच इज़ एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इट इज़ केप्ट इन फ्लूइड। देखो जब भी आप एक फ्लूइड में बॉडी को रखते हैं, तो एक प्रेशर तो ग्रेविटी उसको नीचे लगाएगी, एक ग्रेविटी उसको नीचे एक प्रेशर लगाएगी। सिमिलरली उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा एक प्रेशर ऊपर भी लगता है, उस जो ऊपर प्रेशर लगता है उसी को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। नाउ व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ थ्रस्ट, इसी अप थ्रस्ट को आप बॉयंट फोर्स भी बोल सकते हैं। सपोज़ कि ये बॉडी है, ये लिक्विड है, एक तो उस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, एक फोर्स उस पर ऊपर लगेगा, उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। नेक्स्ट विच फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉयंट फोर्स, कौन सा, आर्किमिडीज। फिजिक्स किस फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया था ये बॉयंट फोर्स को, आर्किमिडीज ने। अभी हम आर्किमिडीज लॉ पढ़ेंगे आगे। देखो विच प्रिंसिपल लॉ स्टेट दैट व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंस द बॉयंट फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड। समझिए ये कंटेनर है, इसमें ये वाटर भरा हुआ है, इसमें आपने एक बॉडी को इमर्स करा, तो ये आपने क्या समझा था अभी कि बॉयंट फोर्स क्या होता है, जो एक फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है, इस बॉडी पे भी क्या लगेगा, एक बॉयंट फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। अब वो अपथ्रस्ट लगेगा कितना, वो किसके इक्वल होगा, तो ये जो आपने बॉडी को डुबाया है उस बॉडी का जितना वेट होगा उतना ही उस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा, उसी क्वांटिटी में एक अपथ्रस्ट लगेगा। तो ये जो प्रिंसिपल है इसी को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो व्हेन अ बॉडी इज़ इमर्स फुली, या तो पूरी या पार्शियली, कितने भी करो, तो उसमें क्या इट एक्सपीरियंस अ बॉयंट फोर्स, मतलब एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, वो फोर्स किसके बराबर होगा, इक्वल होगा वेट ऑफ अ फ्लूइड, वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी। एक और बार समझिए, देखिए ये एक लिक्विड वाला कंटेनर है, इसमें सपोज़ कि एक बॉडी बाहर रखी थी, आपने इसको उठाया और अंदर डाल दिया, तो अब इस पर एक फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स। हमने पढ़ा कि एक बॉयंट फोर्स ऊपर लगता है, पर वो कितनी क्वांटिटी में लगेगा वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से। आपने देखा होगा कि एक गिलास रहता है, इसमें आप अगर इतना पानी था, ये सपोज़ कि ये पूरा टच है, पानी पूरा एकदम टच है, आपने एक स्टोन उठाया और इसमें डाला, तो इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा पानी बाहर आएगा,
थोड़ा सा पानी बाहर आएगा, अपने स्टोन जितना बड़ा स्टोन डाला तो ज़्यादा पानी बाहर आएगा। तो जितना वेट ऑफ पानी बाहर आ रहा है उतना ही उसमें अपथ्रस्ट लगेगा। तो देखो एक और बार पढ़िए, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुली और पार्शियली इन लिक्विड इट एक्सपीरियंस द बुओयंट फोर्स डेट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी। मतलब आपने उस बॉडी को जिसमें डाला फ्लूइड में, तो उस बॉडी को डालने से जो फ्लूइड जो वेट ऑफ पानी बाहर गया उस उतना ही अमाउंट में कि एक बुओयंट फोर्स में ऊपर लगेगा। यही सिंपल है एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन व्हाट फैक्टर बुओयंट फोर्स डिपेंड्स। अभी हमने पढ़ा क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब कि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी कम है, ऑयल की है, ऑयल की ज़्यादा डेंसिटी होती है, वाटर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। एक वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन है कि कितना उसने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस करा। इन दोनों पर डिपेंड करेगा बुओयंट फोर्स। देखो क्या होता है, जैसे कि सपोज़ कीजिए वाटर है, इसमें आपने एक बॉल डाली तो इजी चले जाएगी, पर आपने सपोज़ कीजिए हनी है, हनी लिया, उसमें एक बॉल डाली तो धीरे धीरे जाने लगेगी, क्योंकि हनी क्या है, गाढ़ापन है हनी में एक, तो वो क्या हनी की डेंसिटी क्या ज़्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर तो डिपेंड करेगा ही सही, और वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी का साइज़ कितना है, तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं ना कि वो तो साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। छोटी बॉडी है तो वो कम वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी, बड़ी बॉडी है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी। तो किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय वाटर। नेक्स्ट, इन विच एयर वाटर हाइड्रोजन नाइट्रोजन विल द वेट ऑफ अ बॉडी बी मोर। किस में होगा, हाइड्रोजन में। क्यों, देखो आपने देखा होगा कि जो आप नॉर्मल एक वेइंग मशीन है, आपने एयर में आपका वेट आ रहा मान लो 60 kg, अब आपने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई और स्विमिंग पूल में आप अपना वेट नापेंगे, वेइंग मशीन रखागे तो कम होगा। क्यों, क्योंकि वाटर क्या डेंस है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप सपोज़ कीजिए आप हवा में है, तो आपको ऐसा लगता है ना, आपको किसी भी चीज़ को आपको मैंने एक बॉक्स दिया 5 किलो का, उसको उठाने में टफ लगता है, पर वही 5 किलो का जो बॉक्स है जब आप पानी में उठाने की कोशिश करते हो उसका वेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पानी क्या है, बहुत डेंस है। तो सिमिलरली हाइड जहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वेट क्या होगा, बहुत कम है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी कम किसकी है, हाइड्रोजन की, एयर से भी कम है, तो यहाँ पे वेट हाइड्रोजन की है, तो वेट का सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, हाइड्रोजन में। वेट डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, इफ सम ऑब्जेक्ट्स वेटेड व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन व्हाट विल हैपन टू वेट कंपेयर टू इट्स वेट इन एयर। सिंपल है, डिक्रीज होगा। तो क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा एयर से। नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी हाइड्रोमीटर क्या होता है, डेंसिटी नापने के लिए वाटर की जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। जो डेंसिटी नापने के लिए यूज़ होता है मिल्क में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बुओयंट फोर्स उतना ही लगेगा जितना कि एक बॉडी वेट डिस्प्लेस कर पाएगी। नेक्स्ट, वाई द शिप इजली फ्लोट इन सी वाटर रेदर देन द रिवर वाटर। देखो सी वाटर क्या होता है, सपोज़ कि ये नॉर्मल वाटर है, ये सी वाटर है, तो यहाँ पे जो सेलिनिटी है थोड़ी कम ही होगी। सी वाटर में वैसे तो बहुत कम सेलिन होता ही नहीं है, पर हल्का सा 1-2% मान लो। पर जो सी वाटर रहता है वहाँ पे सेलिनिटी क्या है, वहाँ पे नमक ज़्यादा है। नमक ज़्यादा के होने के वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखो ड्यू टू मोर डेंसिटी ऑफ सी वाटर, वहाँ पे आपको जो शिप है वो सी वाटर में ईजिली फ्लोट करते हुए देखेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो, आपने डेड सी देखा होगा, डेड सी जो इजराइल और जॉर्डन वगैरह के बॉर्डर के बीच में है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो डायरेक्ट, वहाँ पे डूबना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, सैलिनिटी है, तो उसके कारण वहाँ पे ईजिली से आप फ्लोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, what will happen to the level of water in the vessel when the piece of ice floating in it melt remain same। देखो ये इसका मतलब है कि एक लेवल ऑफ ये पानी है, इसमें बर्फ़ है, वो अगर इसमें पिघल जाएगा तो क्या वाटर लेवल क्या होगा, रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि एक सपोज़ कीजिए ये वाटर है, ये वो बॉडी है, ये पानी है। जब ये जो वाटर है मतलब जो आइस है ये मेल्ट करेगी, तो ये जो वाटर इसने डिस्प्लेस किया था, पहले आपने इसमें कुछ डाला होगा तो जो जो पानी बाहर आया होगा, एक पानी बाहर आया होगा, अब जो आइस मेल्ट करेगी तो वही से पानी को कवर कर लेगी। तो जो अपन बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ वाटर क्या है, रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वाई द ग्लेशियर फ्लोट्स ऑन वाटर।
देखो ग्लेशियर क्या होता है, आइस, और जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है बस कंपेयर टू, सॉरी 2 मिनट, कहाँ गया, ठीक है। तो जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर के कंपैरिजन में लेस होती है। तो आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा। नाउ अ बोट फुल ऑफ आयरन इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ लेक, व्हेन द आयरन नेल्स आर रिमूव हाउ विल बी द वाटर लेवल चेंज, क्या होगा, फॉल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ कि ये एक लेक है, इसमें एक शिप बोट है, उसमें बहुत सारा आयरन नेल भरा है, तो और इसमें एक वाटर लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर है। तो जो ये नेल है आपका, नेल जो आपने इसमें से नेल को रिमूव कर दिया, बोट में से नेल रिमूव कर दिया और खाली कर दिया, वो नेल को हटा दिया, तो जो लेक का वाटर है लेवल है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, फॉल होगा। क्यों, क्योंकि आपने जो इसमें नेल डाली थी उस नेल को आपने रिमूव कर लिया, उसके कारण क्या होगा, वाटर आपने नेल सपोज़ कीजिए इसमें नेल डाली तो उसमें आपने वाटर क्या करा था, एक वाटर जो नेल, सपोज़ कि ये बोट है, ये पानी है, ये बोट इस टाइप से थी, तो अब आपने इसमें से नेल रिमूव कर दिया, अभी आपने इसमें वाटर डिस्प्लेस करा, मतलब आपने इसमें नेल ज़्यादा डाली है, तो आपने वाटर इसका क्या करा, बाहर की तरफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आपने इसमें से वाटर आउट करा। अब आपने इसमें से नेल रिमूव करी, तो जो नेल रिमूव करी है तो उसके कारण क्या होगा, बोर्ड जो है हल्की हो जाएगी, तो बोर्ड थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, उसके कारण जो वेट पहले आपने वाटर को जो करा था ना, रिमूव करा था, वो वाटर क्या हो जाएगा, और कम कम हो जाएगा वाटर, तो उसके कारण जो ओवरऑल देखेंगे तो लेक का जो वो है वाटर है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो सिमिलरली वो पूछ रहा है कि अगर एक बोट है तो उसमें आपने एक सिंपल भाषा में देखें तो इस एक बोट में आपने बहुत सारी आयरन नेल डाल रखी है, तो अगर वो आयरन नेल हटा देते हैं तो उसके बाद जो वो है क्या, वाटर लेवल है वो राइज़ होगा कि कम होगा, तो वाटर लेवल क्या होगा, फॉल डाउन करेगा, क्योंकि जो वाटर आपने डिस्प्लेस आयरन आयरन बोट में होने से जो वाटर था वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, डिस्प्लेस होने के कारण क्या होगा, वाटर वो लेवल थोड़ा फॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन कुछ नहीं होता, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। मतलब सरफेस, हर एक लिक्विड की कुछ कुछ प्रॉपर्टी या टेंडेंसी होती है, उसी में से एक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। लिक्विड क्या ट्राई करता है, मिनिमम एरिया गेन करने की। अगर आपने देखा होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो हमेशा स्पेरिकली क्यों होती है, क्योंकि उसका एरिया मिनिमम होता है। तो वो वाटर ड्रॉपलेट है वो स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, क्यूबॉइड, इस टाइप से, मतलब और अदर शेप में क्यों नहीं होती है, स्पेयर ही में क्यों होती है, क्योंकि वाटर की एक टेंडेंसी होती है कि वो चाहता है कि मैं कम से कम एरिया को ऑक्यूपाई करूँ। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। नाउ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा, वॉट इज़ नोन एज द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो मिनिमम एरिया गेन करने की जो टेंडेंसी ऑफ वाटर है उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। नाउ वाई रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन, और स्पेरिकली क्यों, क्योंकि स्पेयर का एरिया ही क्या होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट, with the rise of temperature how will the surface tension of liquid gets affected, क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब ये अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अभी जैसे कि सरफेस टेंशन क्या होता है कि वो चाहता है एरिया कम से कम हो, पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, सरफेस टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सरफेस टेंशन का अपोजिट हो रहा है ना यहाँ पे, सरफेस टेंशन चाह रहा है कि एरिया कम हो, पर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्सपांड हो रहा है, सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सरफेस टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कोल्डेस्ट टेम्परेचर, जहाँ पे क्या है जो पार्टिकल्स है वो मूव करना बंद कर दे, मतलब स्टेशनरी हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब मिनिमम एरिया उसने अटेन कर लिया, अब इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, हो इतने क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो कोल्डेस्ट फॉर्म में आ चुका है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे आ चुकी है, एक आइडियल कंडीशन है, पार्टिकल रेस्ट पे आ सकते हैं, अब उससे कम नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, सरफेस टेंशन क्या बोलता है कि सरफेस टेंशन टेंडेंसी होती है कि सबसे ज़्यादा एरिया मिनिमम
वो जो है सबसे ज़्यादा मिनिमम एरिया वो कवर कर सकता है। अब उसने तो मिनिमम एरिया कर ही लिया, उससे भी ज़्यादा कम तो वो कर सकता नहीं। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू सरफेस टेंशन व्हेन द इम्प्योरिटी इज हेटेड, क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों, देखो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब कि वो वाटर ट्राई करेगा कि सबसे कम में मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करूँ, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। आपने उसमें इम्प्योरिटी बढ़ा, एक इम्प्योरिटी मिला दिया तो वाटर की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब करेगा। अब वो जो इम्प्योरिटी है वो ट्राई करेगी कि वाटर मिनिमम सरफेस एरिया कवर नहीं कर पाए, तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन क्या हो गया, उसका डिक्रीज़ हो गया। सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होने का मतलब क्या, वाटर एक्सपांड होगा, वाटर जो है फैलेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या डिक्रीज़ हो गया। सरफेस टेंशन बोलता है कि कम एरिया होना चाहिए, पर आपने सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर दिया, मतलब जो वाटर है वो फिर एक्सपांड होगा। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सॉप सरफेस टेंशन। जैसे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, व्हाट विल हैपन टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड, डिक्रीज। सपोज़ कीजिए क्लॉथ है, इस पर स्टेन लगा हुआ है, नॉर्मल वाटर है, एक नॉर्मल वाटर आप इस पर डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, मिनिमम एरिया। तो सपोज़ कीजिए ये स्टेन है, तो सपोज़ कीजिए वाटर मिनिमम एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसमें वाटर गिराया तो यहाँ तक एक्सपांड हो जाएगा। पर सपोज़ कीजिए आपने इसमें क्या डिटर्जेंट मिला दिया, डिटर्जेंट क्या होते हैं, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी से अब क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन कम होने से वाटर एक्सपांड होगा, क्योंकि इसकी उसकी प्रॉपर्टी के अपोजिट हो रहा, तो जो वाटर है वो और ज़्यादा फैलेगा, वाटर यहाँ तक फैलेगा तो स्टेन और ईजिली रिमूव होगा, वाटर ज़्यादा फैलेगा। तो क्यों हो रहा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, डिक्रीज के, किसके कारण से, डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट मतलब कुछ भी मिलाया तो वो क्या हो गई, इम्प्योरिटी। नेक्स्ट, वॉट कॉज द आयरन नेल टू फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो सरफेस टेंशन ऑफ, सपोज ये वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स है, ये क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा मिनिमम एरिया करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, श्रिंक होगा। तो श्रिंक होना मतलब ये क्या, चिपकेंगे आपस में, आपस में चिपकेंगे मतलब डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो आयरन नील क्या हो, फ्लोट हो रही है। आयरन नील फ्लोट क्यों हो रही है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या बोलता है कि एरिया जो है मिनिमम कवर करो। सपोज करो कि सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, वाटर एक्सपांड करेगा, तो वाटर ड्रॉपलेट से एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो आयरन नील की डेंसिटी क्या हो जाएगी, आयरन नील की डेंसिटी तो सेम है, वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके आयरन नील क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो किसकी वजह से डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन। नाउ, वाई वाटर ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस। मतलब क्या हुआ कि जो वाटर ड्रॉप आपने देखी होगी और ऑयल है, वो दोनों स्टिक क्यों नहीं करते आपस में। सरफेस टेंशन, वाटर चाहता है वो उसका एरिया मिनिमम रखे, ऑयल की एक अलग सरफेस टेंशन होगा, वो उसका मिनिमम एरिया रखेंगे, तो दोनों अपने आप में मिनिमम मिनिमम एरिया रखेंगे, तो दोनों जो है वो चिपकेंगे नहीं। दोनों चिपकेंगे नहीं मतलब दोनों क्या होगा, स्टिक नहीं होगा। अगर दोनों का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता, बहुत कम होता, तो दोनों क्या होते, एक्सपांड होते, तो दोनों फिर मिल सकते, बहुत ज़्यादा दोनों एक्सपांड होते तो। पर सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, वो स्टिक नहीं करते। नाउ, व्हाट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, क्या होता है, सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट, कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। देखो, व्हाट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सेम सब्सटेंस कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। सपोज कीजिए इंक है, अब इंक के मॉलिक्यूल आपस में जो एक फोर्स लगाएंगे, सपोज कीजिए ये इंक है, उसको हम जूम करके देखते हैं, जो इंक के मॉलिक्यूल्स है, ये जो आपस में एक फोर्स लगाते हैं अट्रैक्शन का, उसी का हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी जिसका सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं सेम ही बॉडी में, तो उसका हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स लग रहा है आपस में। कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है या ऑयल हो सकता है, अलग अलग होना चाहिए। और वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, ऑयल का अलग अलग वाटर के ऑयल के होंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस कॉल्ड एडेसिव फोर्स। देखो, वाटर का मॉलिक्यूल और ऑयल का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एडेसिव फोर्स। पर वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से करेगा तो वो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये पेपर है, ये पेन है, तो जो इसमें इंक है, इंक का मॉलिक्यूल और जो पेपर का मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, क्यों, एडिसिव फोर्स के कारण। पर जो इंक का मॉलिक्यूल आपस में करेगा उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डेट अलाउस इट टू स्टिक टू द अदर सरफेस। कौन सा, एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स मतलब क्या होता है, एक बॉडी और दूसरे बॉडी के दो डिफरेंट पार्टिकल का अट्रैक्शन का बोलते हैं हम एडिसिव फोर्स। तो वाटर की प्रॉपर्टी, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे से बॉडी से अट्रैक्ट करेगा और स्टिक करेगा, उसका क्यों कर रहा है, एडिसिव फोर्स के कारण।
द फिनोमेना ऑफ वेटिंग ऑफ सरफेस, पेंटिंग ऑफ स्टोरिंग लिक्विड आर पॉसिबल ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ विच फोर्स? एडिसिव फोर्स। एडिसिव का फोर्स क्या बोलता है? एक बॉडी का मोलिक्यूल दूसरे बॉडी के मोलिक्यूल का अट्रैक्ट करना, वही फोर्स होता है एडिसिव फोर्स। सपोज कीजिए कि जो अपना पेंटिंग के लिए अपन ब्रश करते हैं और जो पेपर मोलिक्यूल होता है, उन दोनों के बीच में एडिसिव फोर्स होता है, इसके कारण उस पेपर पे पेंट हो सकता है। सपोज कीजिए दोनों का कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो जो पेंट है वो अपना और जो पेपर है वो दोनों का कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा एडिसिव फोर्सेस है, तो जो पेंट है वो अपने अपने आप में रहेगा, जो क्या बोलते हैं उसको, पेपर, वो अपने आप में रहेगा। तो दोनों एक दूसरे को गीला कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का मोलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। पर क्योंकि ऐसा होता नहीं है, एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसी के कारण दोनों एक दूसरे के लिए स्टिक हो पाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो कोहेसिव फोर्स मतलब होता है एक ही मोलिक्यूल के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, और एडिसिव फोर्स का मतलब होता है दो डिफरेंट बॉडी के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन। नाउ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? देखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? विच एंगल इज इनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस लिक्विड इनसाइड द सरफेस। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कुछ नहीं है, जैसे एक ग्लास है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर आप यहाँ से एक टेंजेंट डालेंगे, तो टेंजेंट डालेंगे, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ग्लास का और वाटर का कांटेक्ट का हो रहा है, यहाँ से हम टेंजेंट डालेंगे और ये जो एंगल मेज़र करेंगे, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर हाउ विल बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस? क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। सपोज कि ये वाटर था, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट था, अब आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपांड होता है ना वाटर, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ऑन एडिंग द सोल्यूबल इम्प्योरिटी इन लिक्विड हाउ विल द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस? सोल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या होगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। नाउ इफ अ लिक्विड डज नॉट वेट द वेट ऑफ कंटेनर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? मोर देन 0। देखो, जब भी हम वाटर, आपने देखा होगा गिलास में भरने में, तो एक ऐसी लेयर आपको देखने को मिलती है, आपको फ्लैट देखने को नहीं मिलती है। मतलब ये क्या है? लेस देन 90 डिग्री। अगर वो इस टाइप से होता सीधा, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं 90 डिग्री, परफेक्ट 90 डिग्री। पर देखा होगा आपने वाटर जब भी डाला हो, तो इस टाइप से हल्की सी लेयर देखने को मिलेगी इस साइड, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप, ये देखने को मिलती है। पर अगर जो है एक ऐसा लिक्विड कौन सा होगा जो वेट नहीं करेगा और वो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा? मर्क्यूरी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने वाटर डाला तो आपको ऐसा दिखेगा, पर आपने अगर मर्क्यूरी डाला ना तो आपको इस टाइप से ऐसा दिखेगा। तो क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया? 90 से ज़्यादा हो गया। ये 90 से कम, ये 90, ये 90 से ज़्यादा। वाटर गिलास को वेट करता है क्या? करता है, पर अगर मर्क्यूरी डाला ना तो वो यहाँ पे स्टिक नहीं करेगी, क्योंकि इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ मोर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस? प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर अगर ले लिया आपने और एकदम क्लियर ग्लास ले लिया, तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब आपको ऐसे सीधी लाइन दिखने को मिलेगी, पर ये बहुत आइडियल कंडीशन है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑर्डिनरी वाटर इन ग्लास? कितना होता है? अगर सामान्य देखेंगे तो 8 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मर्क्यूरी इन ग्लास? मोर देन 90 डिग्री। कितना? 135 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ टोटल फॉर वाटर एंड सिल्वर? 90 डिग्री। नाउ कैपिलरिटी। देखो, कैपिलरिटी कुछ नहीं होता है, देखो, विच फिनोमेना इज नोन एज द राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब? क्या होता है कैपिलरिटी? कुछ नहीं होता है। देखो, जैसे कि आपने एक लिक्विड लिया, इसमें आपने एक रोड डाला या फिर स्ट्रो डाला, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर इस लेवल का, तो वाटर थोड़ा सा राइज करेगा बिना कुछ फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपने स्ट्रो डाला, तो जो वाटर है थोड़ा सा राइज करेगा। इसी इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। नाउ अमंग द फाउंटेन पेन, बॉल पेन, जेल पेन, विच आर फॉलोइंग यूज द एक्शन ऑफ कैपिलरी? फाउंटेन पेन, आपने देखा होगा कि जो फाउंटेन पेन है, इस टाइप से फाउंटेन पेन है, उसमें अपन क्या बोलते हैं? इंक डालते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक इंक ड्रॉप करा और आपने इसको टच करा, फाउंटेन पेन को टच करा, तो ये जो इंक क्या एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? कैपिलरिटी एक्शन जो फिनोमेना यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो थोड़े से इंक क्या हो ऊपर चलेगा, उसी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी। अमंग द एक्शन ऑफ ब्लोटिंग पेपर, कंजप्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बाय स्ट्रो, और क्या लिखा है?
लाइटनिंग ऑफ कैंडल, विच वन इज नॉट बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ कैपिलरी एक्शन, कौन सा, कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बाय स्ट्रॉ। देखो जब सॉफ्ट ड्रिंक बाय स्ट्रॉ से पीते तो आप माउथ को खींचते हैं, तो इसमें क्या कैपिलरी एक्शन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। तो कहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे। और बाकी कहाँ पे लाइटनिंग ऑफ कैंडल में, देखो लाइटनिंग ऑफ कैंडल मतलब आपने कैंडल जलाया, तो आपने देखा होगा कि कैंडल कैसा रहता है, इस टाइप से आप रहता, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपने रुई डाला है उसके कारण क्या होगा, जो रुई है इसमें कैपिलरी एक्शन रहेगा, और यहाँ पे आपने जो भी डीजल बीजल या केरोसिन डाला है उसके कारण ये जो एब्जॉर्व कर देगा, और ये जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपने कोई मशीन लगा रखी है जिसके कारण ये जो पर्टिकुलर लिक्विड इससे अट्रैक्ट करके ऊपर जा रहा है, नहीं, ये क्यों हो रहा है, कैपिलरी एक्शन के कारण। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ लिक्विड। देखो आपको पता है कि ये पाइप है तो उसमें से लिक्विड फ्लो होता है। अब फ्लो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक फ्लो होता है, देखो इन व्हाट टाइप ऑफ फ्लो एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड फॉलो द सेम पाथ विद सेम वेलोसिटी, कौन सा होता है, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो अगर ये सपोज ये पाइप है, अगर एक ही पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल ये ऐसे मूव करके गया, तो दूसरा पार्टिकल भी उसकी जस्ट उसके पीछे से ही निकलेगा, उसी वेलोसिटी से निकलेगा। सिमिलरली इस यहाँ से एक के पीछे एक जाएगा और सेम वेलोसिटी में, मतलब परफेक्ट फ्लो, उसी को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट, इन व्हाट टाइप ऑफ फ्लो द पाथ ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूसली, कौन सा, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब सपोज ये पाइप है, एक पार्टिकल है वो यहाँ से गया इस एक्स स्पीड में, अब दूसरा पार्टिकल पीछे से आया तो वो इसमें से नहीं जाएगा, वो इसके नीचे से चले जाएगा, ऊपर से चले जाएगा, कहीं और से चले जाएगा, मतलब एक के पीछे एक और सेम वेलोसिटी से नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट, इफ़ द वैल्यू ऑफ रेलेवेंट नंबर इज लेस देन 2000 देन व्हाट टाइप ऑफ फ्लो लिक्विड एग्जिबिट, कौन सा, स्ट्रीमलाइन, उसी को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल जस्ट पीछे ही जा रहा हो, उसी डायरेक्शन उसी स्पीड से आ रहा हो, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो देखो रेलेवेंट नंबर एक नंबर डिसाइड कर रखा है कि अगर लिक्विड उस नंबर से, सपोज़ कि ये 2000 है, तो एक 2000 से नंबर से कम स्पीड में जाएगा, कि वैल्यू मतलब रेनॉल्ट नंबर अगर 2000 से कम होगा तो फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर 2000 से अगर ज़्यादा चले गया, 2000 से ज़्यादा चले गया, तो फिर वो फ्लो कौन सा हो जाएगा, 2000 से ज़्यादा पे वो फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। तो मतलब जैसे कि ऐसा एक स्केल है, यहाँ पे है 2000, यहाँ पे है 3000, अगर 2000 से कम है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब एक के पीछे एक पार्टिकल जाएगा और सेम वेलोसिटी जाएगा, और 2 से 3000 के बीच में रहेगा तो वो फिर फ्लक्चुएटिंग में रहेगा, या तो वो मतलब स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन, तो आप मतलब कुछ भी हो सकता है। पर 3000 से ऊपर चले गया तो फिर वो परफेक्टली टर्बुलाइन बोल सकते हैं। 2000 से 3000 के बीच में फ्लक्चुएटिंग टर्बुलाइन, स्ट्रीमलाइन टर्बुलाइन, और 2000 से कम में स्ट्रीमलाइन, और 3000 से ज़्यादा में परफेक्टली टर्बुलेंट। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ रेलेवेंट नंबर इज अबव 3000, देखो देन विच टाइप ऑफ फ्लो लिक्विड एग्जिबिट टर्बुलेंट फ्लो, 3000 से ज़्यादा में टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट मतलब एक के पीछे एक नहीं जाएगा और अलग अलग वेलोसिटी से। विच स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया थ्रू विच द लिक्विड फ्लो एंड द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कौन बोलता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपको याद रखने डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है कि जो एरिया है और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है इट इज़ ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देखो इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप थ्रू विच द फ्लूइड डिक्रीजेस देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी चेंजेस, क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज। सब ये मतलब बोल रहा है कि एक पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा था, अगर तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो एक एक्स की स्पीड से जा रहा था। अब आपने क्या करा, यहाँ से अंगूठे से प्रेस कर दिया, मतलब कि अगर आपने एरिया को कम कर दिया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब वो जो पानी जा रहा था वो अब ज़्यादा वेलोसिटी से जाने लगेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम। देखो बर्नौलीज थ्योरम बोलती है, बर्नौली थ्योरम बेसिकली है क्या, वो बोलती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। मतलब बर्नौलीज थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज थ्योरी बोलती है कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कौन सी एनर्जी, अब हम पढ़ते हैं, देखो विच थ्योरम स्टेटेड द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन फॉर ए स्ट्रीम लाइन फ्लो। यहाँ पे याद ध्यान रखना, टर्बुलेंट फ्लो की बात नहीं हो रही है, अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो में चलेगी तभी हम बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए ये है एक पाइप, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, अब हमने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी, ए बी सी डी ई,
तो एग्जांपल के तौर पे तो यहाँ पे जो वाटर की एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी यहाँ पे जो रहेगी, यहाँ पे जो रहेगी, यहाँ पे जो रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसी को यही है बर्नौलीज थ्योरम का डेफिनेशन कि फॉर द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अपन ने जो एग्जांपल के लिए वॉल्यूम के छोटे छोटे हिस्से लिए थे लिक्विड के, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी एवरी क्रॉस सेक्शन फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो, तो वेंचुरीमीटर होता है और एटोमाइज़र होता है, वो किस पे बेस्ड है? वो भी बर्नौलीज थ्योरम पे ही बेस्ड है। देखो, बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि बोलती है जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये मैकेनिकल मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रिमेन कांस्टेंट रही है पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब जो वेंचुरीमीटर होता है, वेंचुरीमीटर का काम क्या होता है? फ्लो मेजरमेंट। एक पाइप में से जा रहा है पानी, तो उसका फ्लो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं वेंचुरीमीटर। और जो एटोमाइज़र क्या होता है? सपोज़ कीजिए कि जो मतलब आपने देखा होगा ना, वो आपने देखा होगा जो स्प्रे रहता है, स्प्रे तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ होता है उसी को हम एटोमाइज़र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड को क्या फॉर्म में करता है? स्प्रे, गैस फॉर्म में रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट जो फंक्शन करता है ना, उसी को हम बोलते हैं एटोमाइज़र। तो वो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? वो करते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे। बर्नौलीज थ्योरम पे वो डिपेंड करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम पे वो बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, विच इफेक्ट इज़ पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम? मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट आपने देखा होगा, जो फाउंटेन हो रहे थे ना, फाउंटेन्स जैसे इस टाइप से देखिए, आपने फाउंटेन देखा होगा जिसमें पानी निकलता रहता है, और उस पर आप एक बॉल रख देंगे तो बॉल क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। ऐसा पानी इसके आजू बाजू जाएगा पर बॉल उसी ऊपर ऊपर बैलेंस कर जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? एक मैग्नस इफेक्ट। वो भी किसका एग्जाम्पल है? बर्नौलीज थ्योरम का। नेक्स्ट, अमंग द मोशन ऑफ एरोप्लेन, ब्लोइंग ऑफ द रूप ड्यूरिंग स्टॉर्म, फ्लो ऑफ लिक्विड, विच वन इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम? फ्लो ऑफ लिक्विड। देखो, जो अपना एरोप्लेन है, मोशन ऑफ एरोप्लेन क्या बोलता है? जैसे कि आपने सपोज़ कीजिए, मतलब बर्नौलीज थ्योरम का एक डेफिनेशन तो आपको मैंने बताई वो है, और एक सिंपलर वर्ड में जो साइंटिफिक तौर पे यूज़ की जाती है उसके एग्जांपल समझाने के लिए, वो क्या बोलती है? जैसे कि आपने एरोप्लेन देखा होगा और यहाँ से उसके विंग्स रहते हैं, उसको एक पर्टिकुलर शेप मिलता है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो मतलब आपने प्रेशर बहुत कम है, तो स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। इसको इसे समझिए एरोप्लेन का विंग है, एरोप्लेन का विंग है। इसमें से एयर जो है, एयर जो यहाँ से फास्टेस्ट मूविंग एयर जा रही है, तो नीचे से क्या होगा? एक प्रेशर लगेगा, जिसके कारण क्या एयर जो एरोप्लेन है वो ऊपर लिफ्ट करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है? बर्नौलीज थ्योरम का एग्जांपल है। सिमिलरली आपने देखा होगा जो घर रहता है, ये घर है, इसमें जब तेज़ हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, इसके ऊपर से बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा और जो रूप है वो उड़ जाएगा। सिमिलरली है एरोप्लेन विंग में होता है। अगर वेलोसिटी से अगर हवा उस जो विंग्स के ऊपर से जा रही है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट कर देगी और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पुश लगेगा, जिसके कारण जो एरोप्लेन फ्लाई होगा। एक एग्जांपल है, उससे और समझिए इसको डीप में। देखो क्या होता है, सपोज़ कीजिए एयर के पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल से यहाँ पे एयर है एक। अब यहाँ से एक फास्ट एयर मूव करी, तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से लीव कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या, एक ब्लैंक ब्लैंक क्लियर हो गया। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पर तो पार्टिकल है, मतलब यहाँ पे तो क्या हाई प्रेशर डेवलप है, यहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप हो गया। तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे क्या होगी? एक एयर एयर जनरेट होगी, एक फ्लो जनरेट होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। उसके कारण क्या होगा? एरोप्लेन लिफ्ट करेगा। ये किसके एग्जांपल है? बर्नौलीज थ्योरम के। मतलब जहाँ जहाँ पे स्पीड ऑफ समथिंग इज़ हाई, वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। नेक्स्ट, विस्कोसिटी। देखो, विस्कोसिटी कुछ नहीं है, लिक्विड में जो गाढ़ापन होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, लिक्विड में जो गाढ़ापन जिसको हम बोलते हैं वो विस्कस होता है, विस्कोसिटी बोलते हैं। अब इसको हम बोल सकते हैं वाटर इज़ लेस विस्कस देन ऑयल। वाटर का जो गाढ़ापन है वो ऑयल के कंपेरिजन में कम है। हनी इज़ मोर विस्कस देन ऑयल। तो आप समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी होता क्या है। देखो, विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच दे अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर, विस्कोसिटी। देखो, ये वाटर है, इसमें एक आप वाटर को ऐसे लेयर फॉर्म में लीजिए, लेयर लेयर लेयर। तो वाटर की विस्कोसिटी क्या कम होती है, तो इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है ये कम अपोज करेगा। पर जो
ऑयल है उसके बीच में लेयर ज़्यादा होगी, हनी के बीच में उससे भी ज़्यादा होगी, मतलब वो और ज़्यादा विस्कस होते जाएगा, तो वो और ज़्यादा मूवमेंट को अपोज करेगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये फ्लैट सरफेस या फिर आप ये लैंड है, ज़मीन है, टाइल्स है, यहाँ पे आप पानी पानी फेंकेंगे तो पानी की विस्कोसिटी कम हो तो वो थोड़ा ईजिली फ्लो होते जाएगा, जल्दी जल्दी फ्लो होगा। आपने ऑयल फेंका तो वो पानी से, सपोज ये पानी यहाँ तक गया तो ऑयल जो है वो यहाँ तक जाकर रुक जाएगा। पर आपने हनी फेंका तो हनी क्या बहुत और ज़्यादा विस्कस है, तो वो जो रिलेटिव मोशन और ज़्यादा अपोज करेगी उसकी लेयर एक दूसरे से, तो वो यहीं तक पहुँच पाएगा। तो पानी कहाँ तक पहुँच रहा था, यहाँ तक। ऑयल कहाँ तक पहुँच पा रहा है, यहाँ तक। पर जो हनी है वो यहीं तक पहुँच पा रहा है, क्योंकि किसके कारण, विस्कोसिटी के कारण। वो जो आपस में लेयर है वो एक दूसरे को अपोज करेगी मूवमेंट होने से, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। नाउ व्हाट कॉजेज द फ्लोटेशन ऑफ क्लाउड इन स्काई। जो स्काई में जो क्लाउड रहते हैं, ये सपोज कि ये स्काई है, यहाँ क्लाउड है, ये फ्लोट क्यों होते रहते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ एयर और लो डेंसिटी ऑफ क्लाउड। क्योंकि जब जो क्लाउड है उसकी डेंसिटी कम होगी, अगर ज़्यादा डेंसिटी होंगे तो भारी हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, पर उसकी डेंसिटी कम होती है, एयर से भी कम होती है। एयर से अगर डेंसिटी कम हो तो वो फ्लोट करेगा, मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो है इस टाइप से है और नीचे उसका पार्टिकल बहुत पास पास में है, तो ये फ्लोट करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वही दे रखा है। नेक्स्ट, विच हैज़ लार्जर विस्कोसिटी अमंग ग्लिसरीन, वाटर और शुगर सोल्यूशन। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोलतार की सबसे ज़्यादा होती है। अभी आपने कोलतार देखा ही होगा ना, वो सड़क वड़क बनाने में तो कितना गाढ़ा गाढ़ा पड़ता है, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी होगी। नाउ व्हाट विल हैपन टू विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर। क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। आपने देखा होगा कि पानी है उसको आप हीट करेंगे तो अभी वो पास में था तो उसकी जो लेयर थी वो भी मतलब एक दूसरे से टकरा रही थी, आपने गर्म करा तो एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली ऑयल में होगा, किसी में भी आप किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो वो थोड़ा एक्सपांड करेगा, उसके कारण क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विथ राइजेज इन टेम्परेचर। क्या होगा, डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। देखो क्या बोल रहा है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, व्हाट विल हैपन टू विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विद राइज इन टेम्परेचर। क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा। और लिक्विड में क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों, देखो एयर कैसी होती है, गैसेस में थोड़ा मतलब जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, दूर दूर होता है, इस टाइप से समझिए। अब अगर आपने इसको हीट करा तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है वो और स्पीड से मूव करेंगे। अगर ये और स्पीड से मूव करेंगे तो ये आपस में और ज़्यादा टकराएंगे तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपस में और ज़्यादा ये रिलेटिव मोशन अपोज करेंगे एक दूसरे का। अभी ये 5 मॉलिक्यूल थे, ये 3 4 6 7 मॉलिक्यूल थे इस एरिया में। अब ये कैसे चल रहे थे, ये स्लो स्लो चल रहे थे, मतलब इसकी विस्कोसिटी कितनी थी, नॉर्मल थी, पर आपने इसको गर्म कर दिया तो जो पार्टिकल है वो आपस में रैंडम टकराएंगे, तो उसके कारण क्या होगी, विस्कोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। केस में लिक्विड में इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई ए लिक्विड डिस्टर्ब बाय स्ट्रिंग कम्स टू रेस्ट। सिंपल है, तो क्यों होता है वो स्ट्रिंग, मतलब डिस्टर्ब क्यों होता है विस्कोसिटी के कारण। नेक्स्ट, इफ़ अ बॉडी इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम एंड अ buoyant force balance the weight of a body and the viscous force, what is the net acceleration to the body। ज़ीरो हो जाएगा। सपोज़ कि ये बॉडी है, मतलब ये वाटर है, विस्कस वाटर है, यहाँ से आपने वो बॉडी नीचे गिर रही है तो उसमें एक विस्कस फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। एक बुओयंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दोनों ने क्या हुआ, बैलेंस कर लिया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट चेंज। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर दोनों ने बैलेंस कर लिया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो अपॉन टाइम ज़ीरो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। वाई द एक्सेलरेशन बिकम जीरो आफ्टर सम टाइम फ्रॉम ओपनिंग ऑफ पैराशूट इन एयर ड्यू टू टर्मिनल वेलोसिटी। देखो क्या होता है, ये फ्लाइट है, मतलब ये एरोप्लेन है, यहाँ से एक बंदा फ्लाई करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे तो ज़ीरो होगी क्योंकि यहीं से चालू करा, वो नीचे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वेलोसिटी बढ़। पर एक टाइम आएगा जब वो अटेन कर लेगा टर्मिनल वेलोसिटी। अभी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो एक जगह पे आकर टर्मिनल वेलोसिटी को क्या कर लेती है, अटेन कर लेती है। अब टर्मिनल वेलोसिटी मतलब उससे ज़्यादा वो वेलोसिटी अटेन नहीं कर सकती, वो तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करना टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये फ्लाइट है, यहाँ से एक बंदा गिरा तो यहाँ तो ज़ीरो उसकी वेलोसिटी है, पर एक पॉइंट आएगा जब वो अपने टर्मिनल वेलोसिटी क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा।
तो क्या लिखा है यहाँ पे, वाई द एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो आफ्टर सम टाइम फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द पैराशूट इन टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो एक्सेलरेशन होता क्या, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन, सॉरी देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सपोज़ कीजिए वो जब कूद रहा था, जब तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर उसकी वेलोसिटी 5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 10 पे आके रुक गए। अब 10 नीचे गिरेगा तो 10 की ही स्पीड से उसने अपनी टर्मिनल वेलोसिटी क्या कर ली, अटेंड कर ली। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो सपोज करिए पहले उसकी क्या होती है 5 - 0/t, तो उसकी 5 एक्सेलरेशन थी। अब उसने कर ली टर्मिनल वेलोसिटी कितनी, 10। तो यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, नीचे भी गिरेगा तो 10 - 10/t कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 टर्मिनल वेलोसिटी में। तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अभी हम फिर इसके तरफ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें प्रॉपर्टीज़ वो आपको सब पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी क्या होता है, थ्रस्ट, प्रेशर, डेंसिटी, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सरफेस टेंशन, सिर्फ डिटर्जेंट का बोल देंगे आपको, डिटर्जेंट यूज़ क्यों करते हैं हम, पानी से धोते तो उससे वो सरफेस टेंशन कम होता है या ज़्यादा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, इम्प्योरिटी मिलाने से टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोप्लेन में जो विंग्स है उसमें कौन सी थ्योरम लगती है, तो बर्नौलीज लगती है, तो वो सब आपसे पूछ सकते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी की एप्लीकेशन। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू।